स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों नहीं हो पा रही है इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल में फेंसिंग। अब ये इशू लास्ट वीक पब्लिक ग्लेयर में आया जब लोकसभा के एक डिबेट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और उनकी लीडर ममता बनर्जी को घेरा। अमित शाह जी ने यह हाईलाइट किया कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल के साथ उसको अभी तक पूरी तरह से फेंसिंग नहीं कर पाए हैं और इस वजह से जो इलीगल माइग्रेशन होता है फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया वो कंटिन्यू हो रहा है। अब जाहिर सी बात है ये इलीगल माइग्रेशन जो बांग्लादेश के थ्रू वेस्ट बंगाल में और बाकी भारत के अन्य स्टेट्स में होता है उसके काफी बड़े सामाजिक पॉलिटिकल इंपैक्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस इशू पे डीपली डिस्कस करेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है वो बाकी इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कितना बड़ा बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का? वो है अबाउट 2200 किलोमीटर्स। और ये जो बॉर्डर रीजन है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, ये इसका टेरेन काफी डिफिकल्ट है। काफी सारे रिवर्स जैसे इच्छामती, पद्मा वहां से फ्लो करती हैं। जो टेरेन है वो मोस्टली मार्शलैंड है और जो विलेजेस हैं बॉर्डर एरियाज के अराउंड वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। तो जो ऑन ग्राउंड फेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है क्योंकि ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉर्डर फेंसिंग ना होने के कारण होता है इलीगल माइग्रेशन और इलीगल माइग्रेशन से भारतीय समाज में, भारतीय पॉलिटिक्स में, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन इंपैक्ट्स को डीपली स्टडी करेंगे और ये जो नोट्स मैं यूज करता हूं हर वीडियो में, ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ETS लाइव। इस चैनल पे जाएं, नोट्स डाउनलोड करें और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि जो बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेशन होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे पहला इंस्टेंस आता है माइग्रेशन का और आपको यह समझना पड़ेगा माइग्रेशन वेव्स में होते हैं। सबसे पहला इंस्टेंस आता है बांग्लादेश या कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेशन, वो हुआ था 1947 पार्टीशन के समय। दूसरा लार्ज चंक ऑफ माइग्रेशन हुआ 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में और इसमें आए भारत में कई सारे शरणार्थी जिनको रेफ्यूजीज भी कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि शरणार्थी भारत में आके पना लिए। प्रॉब्लमैटिक क्या होता है 1971 के होने के बाद वाला माइग्रेशन, और ये माइग्रेशन होता है इकोनॉमिक या कि जॉब रिलेटेड पर्पसेस के लिए और ये माइग्रेशन होता है सीजनल और इनफॉर्मल। तो जो आज का इंडियन पॉलिटिकल डिबेट है और इंडियन पॉलिटिकल कंसर्न्स है अबाउट इलीगल माइग्रेशन वो लार्जली 1971 के बाद हुआ वाला माइग्रेशन और रेफ्यूजीज से है। 1971 के पहले जो भारत में शरणार्थी आए थे उनसे प्रॉब्लम लार्जली इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इंडियन सोसाइटी में नहीं है। पर आपको यह समझना पड़ेगा, हम ये बात सब जानते हैं कि इंडिया में माइग्रेशन बांग्लादेश से काफी ज्यादा होता है, पर आपको सबसे बड़ा शॉक लगेगा जब मैं ये बताऊंगा कि इंडिया में अभी तक कितने लोग आए हैं बांग्लादेश से, इसका कोई प्रिसाइज डेटा नहीं है। और ये जो एस्टिमेट्स दिए जाते हैं अलग अलग पार्टी से, अलग अलग संस्था से, काफी वेरी करते हैं। तो यह हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम काफी बड़ी है। कितनी बड़ी है वो अब तक प्रॉब्लम नहीं आया है और इस प्रॉब्लम के कारण इंडिया में काफी डीप इंपैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडिया में डेवलपमेंटल इंपैक्ट क्या होता है। आपको समझना पड़ेगा जो बॉर्डर एरियाज है वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश से लगते हैं वो इकोनॉमिकली काफी अंडर डेवलप्ड है। तो वहां का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वो काफी ही कम है और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कम होने के बावजूद जो पॉपुलेशन प्रेशर है उन एरिया का वो काफी ज्यादा है, एडेड बिकॉज ऑफ द इलीगल माइग्रेशन। और इस पॉपुलेशन डेंसिटी से जो लिमिटेड रिसोर्सेस को बेयर करना पड़ता है उससे आता है पब्लिक रिसोर्सेस पे स्ट्रेन। दूसरा है फ्लो ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स। अब इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से इंडिया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स लेने के लिए आते हैं, उनको जॉब्स मिलता है इनफॉर्मल सेक्टर में इन वेस्ट बंगाल। तो इससे क्या होता है, जो कंपटीशन है जॉब्स के लिए वो वेस्ट बंगाल में ज्यादा हो जाता है और जब सप्लाई किसी चीज की ज्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है द कॉस्ट ऑफ दैट सर्विस रिड्यूसेस। तो जो लोकल पीपल है हु आर आल्सो लुकिंग आउट फॉर लो स्किल्स जॉब्स, उनको मिलता है
एवरेज से कम वेज, और ये वर्सन करता है, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लोकल पीपल के लिए जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, या मिलती भी है तो काफी कम सैलरी और वेजेस पे मिलती है। तो ये क्रिएट करता है सोसाइटी में टेंशन। और यही नहीं, कोलकाता या फिर खाली बॉर्डर एरियाज ही नहीं, कोलकाता के अर्बन एरियाज में, वेस्ट बंगाल के अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम स्लम एक्सपेंशन के रूप में रिफ्लेक्ट होती हैं, जबकि आपके पास एडिक्वेट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बाहर से लोग आके शहर में रहने लग जाएं तो उससे प्रॉब्लम होता है स्लम्स का बड़ा होना, इनफॉर्मल हाउसिंग जो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इन अर्बन डेवलपमेंट, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। अब समझते हैं सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वेस्ट बंगाल या ज्यादातर तौर पे इंडिया के समाज में। आपको यह समझना पड़ेगा कि जब बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स आके आपके शहरों में, आपके गांव में बस जाते हैं तो उससे होता है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये रैपिड पॉपुलेशन लोकल के माइंड में कल्चरल मार्जिनलाइजेशन क्रिएट करता है। वो सोचते हैं कि दूसरे जगह से लोग आके रह रहे हैं तो उससे हमारा कल्चर कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है, थ्रेट में आ जाता है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है खासतौर पर जब इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी इलीगल वे से अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फ्यूचर के इलेक्शंस हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल माइग्रेंट्स को भी केटर करती है, और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाता है खास करके एक डेमोक्रेटिक सेटअप जैसे इंडिया में, क्योंकि आमतौर पे वोटिंग राइट्स किसको मिलने चाहिए? वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए लीगल इंडियन सिटीजन्स को। पर जब आप इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटिंग राइट्स दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको भी से दे देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने के लिए, और ये लोकल पीपल को माइनॉरिटी में बदल देते हैं। सिमिलरली आपको समझना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश से माइग्रेशन होता है, जो उनकी रिलीजियस एफिलिएशन है इलीगल माइग्रेंट्स के, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल्स हैं, जो सेम रिलीजन के हैं, उनके अगेंस्ट भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, और ये समाज को दो धड़ों में बांट देता है। तो जो आप और मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स होती है, ये सोशल फॉल्ट लाइन जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती है उनको बढ़ा देती है, और इससे क्रिएट होता है क्या? इससे क्रिएट होता है समाज में टेंशन, समाज में तनाव, राइट। सबसे बड़ा इसका इंपैक्ट होता है इंडिया के पॉलिटिक्स में। आपको समझना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी बीजेपी रूल्ड है वो ज्यादा एम्फेसिस देते हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, और नेशनल सिक्योरिटी इन बॉर्डर एरियाज के लिए बहुत एसेंशियल है कि आप बॉर्डर एरियाज को फेंस कर पाए। ऑन द अदर हैंड जो स्टेट गवर्नमेंट है इन वेस्ट बंगाल विच इज रूल्ड बाय तृणमूल कांग्रेस, वो हाईलाइट करती है कि हम फेंसिंग किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी वो इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा देते हैं, कहते हैं कि वहां के पास लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो वो इंडिया में आ रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए। पर आपको यह समझना पड़ेगा इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन हाई है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है पॉपुलेशन के मुताबिक वो उतनी एडिक्वेट नहीं है। तो जब आप बाहर से आने वाले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे तो कहीं ना कहीं लोकल पीपल को वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, और जब लोगों की रोजी रोटी मुश्किल से आएगी तो जाहिर सी बात है ये समाज में टेंशन क्रिएट करेंगी और समाज में फॉल्ट लाइंस को बढ़ाएंगी, राइट। और यही हो रहा है वेस्ट बंगाल में। अगर आप देखें जो आने वाले इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में कुछ महीनों में, उसमें जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो दो धड़ों में बंट गया। एक तरफ आता है तृणमूल कांग्रेस जो अभी पावर में है वेस्ट बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि वो आउटसाइडर नैरेटिव को रेजिस्ट करे। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन है टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज, जो कहीं ना कहीं ठीक है। पर अब माइनॉरिटीज की आड़ में जब आप इलीगल माइग्रेंट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं तो वो क्या हार्म कर रहा है? वो हार्म कर रहा है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को, और इसी जो हार्म हो रहा है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को, उसको बीजेपी पोर्ट्रे करती है कि तृणमूल कांग्रेस इन्फिल्ट्रेशन पे सॉफ्ट है, क्योंकि उनका इंटेंशन है अपने वोट बैंक को प्रमोट करना, ना कि नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो एक धड़ है समाज का, जो हिंदू वोट्स है, वो बीजेपी को आकर मिले। तो ये पॉलिटिकल इंपैक्ट देखा गया है जो आने वाले कुछ महीनों में और भी बढ़ने वाला है, बिकॉज तृणमूल कांग्रेस इस प्रॉब्लम को ठीक तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स। अब आपको एक समझना पड़ेगा कि अभी जो कई सारे राज्यों में जो बिहार से स्टार्ट हुआ था वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर रोल। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर रोल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है बिहार में और भारत के अन्य राज्यों में इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, उसका इंटेंशन है इंडियन सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स देना और इंश्योर करना कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इंडिया में या नॉन सिटीजन्स हैं उनका नाम वोटिंग लिस्ट से बाहर करना। तो ये एक ठीक तरीका है वोटर लिस्ट को सुधारना। और
एसआईआर प्रोसेस को वेस्ट बंगाल में होने से हमने यह भी देखा कि इसने जो माइग्रेशन है बॉर्डर एरियाज में उसको रिवर्स कर दिया। जैसे जो पहले लोग बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे थे वो अब रिवर्स होके वापस अपने देश बांग्लादेश में जा रहे हैं। तो यह बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी समाज के वोटिंग राइट्स को इंश्योर करना, वोटिंग लिस्ट को इंटेग्रिटी के साथ मेंटेन करना। अब ये जो रियल क्राइसिस है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस है, जहां पे वीक डॉक्यूमेंटेशन होने के कारण जो इलीगल माइग्रेंट्स आके बस जाते हैं, ये माइग्रेंट लेबर का डिमांड दर्शाता है इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल। और इससे कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट पे नेगेटिव हार्म हुआ है और जो सोशल हार्मनी है वेस्ट बंगाल की सोसाइटी में वो डिसरप्ट हुई है, वो नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। भाई ये सिचुएशन इलेक्टोरली यूजफुल तो है, पर अगर हमने इसको सिचुएट और इसको अभी सॉल्व नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आने वाले कुछ महीनों में और भी बड़ी होती जाएगी। राइट, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किया है, उस पर हम आते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अभी हम प्रोसेस में है एडमिशन लेने के दिसंबर बैच फॉर रेजोल्यूशन प्लस, जो स्टार्ट होने वाला है 18 दिसंबर से। राइट, अब इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप जा सकते हैं स्टडी IQ के वेबसाइट पे। इन बैचेस के कुछ क्वालिटीज है, जैसे कि हम लाइव क्लासेस तो प्रोवाइड करते ही हैं, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस मिलता है कि किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लासेस को मिस कर जाएं तो आपका क्लासेस और आपकी स्टडीज हार्म ना हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू उन डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अपने लर्निंग्स को प्रैक्टिस करने के लिए प्रीलिम्स और मेंस की मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो सारे फीचर्स अवेलेबल है रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में। ये बैचेस सेपरेटली ऑफर होते हैं 2027 के लिए और 2028 के लिए। तो स्टूडेंट्स अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें आपको किन बैचेस में एडमिशन लेना है। और टू मेक द डील स्वीटन वी आर ऑल्सो ऑफरिंग डिस्काउंट्स। अगर आप ATS लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन ऑल द कोर्सेज। राइट, तो ये है। और क्वेश्चन जो वीडियो के एंड होने से पहले मैं चाहता हूं आप सॉल्व करें, इन 6 राज्यों में कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से? प्लीज करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा थम्स अप। और खास तौर पे वेस्ट बंगाल और दूसरे राज्यों से देखने वाले, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करना चाहिए? क्या आपने इसके चैलेंजेस फेस किए हैं? अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में ठीक तरीके से रखते हैं। राइट, मैं जानना चाहता हूं आपका ओपिनियन क्या है। और वंस अगेन, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ATS लाइव। तो इसके साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस एट 9 PM शार्प ऑन दिस वेरी चैनल। ओके, सो प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।